हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम कहानी नेताजी का चश्मा का प्रश्न अभ्यास करेंगे जो लिया गया है कक्षा 10 के हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अध्याय 10 से। यह कहानी लिखा गया है स्वयं प्रकाश जी के द्वारा। इस कहानी में उन्होंने हर भारतीय के अंदर देशभक्ति की भावना और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने का प्रयास किया है। तो कहानी तो मैं आप लोगों को सुना ही चुकी हूँ। चलिए अब देर न करते हुए प्रश्न अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो बच्चों, चश्मा वाला कोई स्वतंत्रता सेनानी तो था नहीं, लेकिन लोग फिर भी उसे कैप्टन कहकर के पुकारते थे। वह एक बूढ़ा सा गरीब इंसान था जो चश्मा बेचा करता था, लेकिन उसके मन में देश के प्रति प्रेम था। देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उसके मन में सम्मान था, इसीलिए लोग उसे कैप्टन कहकर के बुलाते थे। अब देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता है ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी न हो। उसकी इसी भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अब देखिए दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए? तो देखिए बच्चों, हालदार साहब क्यों मायूस हो गए थे? हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई थी, वह मर गया था, तो इसी वजह से वो क्या थे, बहुत ही मायूस थे। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? इसी वजह से हालदार साहब जो थे वो बहुत ही मायूस और दुखी थे। दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न, क्योंकि दूसरे प्रश्न में कई सारे प्रश्न हैं तो यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 करके दिया गया है। तो नंबर 2 में देखिए, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो देखिए बच्चों, पहले क्या हुआ, हालदार साहब को लगा कि मूर्ति पर तो अब कोई चश्मा ही नहीं होगा, तो वह उस मूर्ति की तरफ नहीं देखना चाहते थे। लेकिन जैसा कि उनकी हमेशा की आदत थी, जब वह उस चौराहे से गुजरते थे तो उनकी नज़रें उस मूर्ति पर पड़ ही जाती थी। तो अचानक से उनकी नज़र जब उस मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा पहनाया हुआ है। ये सारी चीज़ें देख करके अवाक रह गए। और इससे क्या प्रतीत होता है बच्चों कि देश की आने वाली पीढ़ी के मन में भी देशभक्तों के प्रति क्या है, सम्मान है। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? अब उन्होंने गाड़ी क्यों रोकने के लिए कहा, ये तो आपको बता दिया है हमने। अब वो भावुक क्यों हो गए? तो वह देश के हर लोगों में देश के प्रति जो भावना है उनके मन में, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो भावना उनके मन में है, इन सारी चीज़ों को देख करके वो भावुक हो गए। अब देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि हालदार साहब किस बात को लेकर के इतना भावुक हो गए थे। तो देखिए, उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया।
यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो उठे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, आशय स्पष्ट कीजिए। हमें क्या करना है? आशय स्पष्ट करना है। नीचे पंक्ति दी हुई है, वह देखिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। अब हमारे लेखक उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो लोग देश के लिए तो कुछ करते नहीं और न ही अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए कुछ करते हैं। वह उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? ऐसे लोग देश के ऊपर एक कलंक हैं। इसका उत्तर देखिए, इस प्रकार आप लिखेंगे, देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश को समर्पित कर दिया। आज हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। यह उन्हीं देशभक्तों के कारण संभव हो पाया है। उन्हीं के कारण हम आज़ाद हुए हैं। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनकी देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ने ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। चौथा प्रश्न हमारा है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब देखिए, पान वाले के बारे में बताना है कि पान वाला कैसा व्यक्ति था। तो पान वाला कैसा व्यक्ति था? एक मस्त मौला व्यक्ति था। पान का दुकान लगाता था और पान बेचा करता था। तो देखिए उसके बारे में आप इस प्रकार लिखेंगे, पान वाला मस्त मौला व्यक्ति था। सड़क के चौराहे के किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला तथा मोटा है, उसके तोंद भी निकली हुई है। वह जब हंसता है तब उसकी तोंद भी हिलती है। एक तरफ वह ग्राहक के लिए पान बनाता रहता है, वहीं दूसरी ओर आसपास भी नज़र रखता है। उसके मुंह में हमेशा पान भरा रहता है। पान खाने के कारण उसके दांत लाल और कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है। वह बातें बनाने में माहिर है। तो इस तरह का रेखा चित्र है पान वाले का। रेखा चित्र तो आप सभी जानते ही होंगे। रेखा चित्र में क्या होता है, हम किसी भी व्यक्ति का वर्णन इस प्रकार करते हैं जैसे वह हमारे सामने खड़ा हो। पांचवा प्रश्न हमारा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। यहाँ जो पान वाला है वह कैप्टन की देशभक्ति, कैप्टन का स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति प्रेम, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। वह उसका मजाक उड़ाता है, उसे पागल कहता है। देखिए इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, पान वाले ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा, जो अति गैर जिम्मेदाराना और दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कैप्टन में एक सच्चे देशभक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो पान वाले या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह शारीरिक रूप से भले ही लंगड़ा है, पर उसकी मानसिक शक्ति तीव्र है। वह कभी भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय और विवेकशील तथा देशभक्त है। अगला प्रश्न हमारा रचना और अभिव्यक्ति से है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं? पहला प्रश्न हमारा है, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर हमें हालदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं भी एक देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा की भावना थी।
दूसरा प्रश्न है, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। कौन कौन सी विशेषता पता चलता है? तो देखिए, पान वाला भावुक तथा संवेदनशील व्यक्ति था। कैप्टन के मर जाने से वह दुखी था। कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं न कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन की याद आने पर उसकी आंखें भर आती थीं। तीसरा प्रश्न है, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो देखिए, यहाँ हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसीलिए नेताजी को बगैर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को अस्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसीलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। सातवां प्रश्न है, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा? अपनी कल्पना से लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक वह उसे एक फौजी की तरह लंबा चौड़ा, घनी मूंछों वाला, मजबूत और बलशाली व्यक्ति समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 में भी कई पार्ट हैं। पहला है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो इस तरह की मूर्ति किस उद्देश्य से लगाया जाता है? लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उनके कार्यों को याद रखने के लिए, उन महान व्यक्तियों की त्याग और बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से ऐसे महान लोगों की मूर्तियां कस्बे, चौराहे और महानगरों पे लगाई जाती हैं। हम अपने आसपास के चौराहों पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद करके समाज के लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से मूर्तियां लगाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 8 का दूसरा देखिए, कस्बा, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करना चाहेंगे और क्यों? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहां महात्मा जी ने हमारे देश को आज़ाद करवाने की मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पथ को प्रधानता दी। दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की है। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं। अब तीसरा देखिए, 8वां प्रश्न का तीसरा है, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए? तो देखिए, इसका उत्तर होगा, इन मूर्तियों के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें हर संभव प्रयास द्वारा पूरा करना चाहिए। हमें मूर्ति का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये मूर्तियाँ साधारण नहीं बल्कि किसी सम्मानित व्यक्ति का प्रतीक रूप है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो।
हमारा यह उत्तरदायी होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा तथा स्वच्छता का ध्यान रखें। अगला प्रश्न हमारा है, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल कीजिए। बच्चों, देश की जिम्मेदारी जितना हमारे युवा फौजी के ऊपर है, उतना ही देश की जिम्मेदारी हम सभी लोगों के ऊपर है और हम सभी किसी न किसी रूप में देश प्रेम को प्रकट करते हैं, चाहे वह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं, चाहे पर्यावरण की रक्षा करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा देश प्रेम झलकता है। तो चलिए हम उन कार्यों का उल्लेख करें जिनसे हमारा देश प्रेम प्रकट होता है। देखिए, इसका उत्तर होगा, हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करके अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमजोर तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग देना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना तथा देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। 10वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया, समझो उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो पान वाला स्थानीय भाषा में ये सारी बातें कहता है। मानक हिंदी में इसका रूपांतरण आप इसी प्रकार करेंगे। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा? तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया। यानी कोई भी जो ग्राहक आता था चश्मा लेने के लिए, उसे अगर नेताजी पर लगा हुआ फ्रेम पसंद आ जाता था तो कैप्टन क्या करते थे, उस फ्रेम को उतार करके वह उस आदमी को दे देते थे और नया फ्रेम लगा देते थे। प्रश्न संख्या 11 देखिए, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। तो देखिए, इसका क्या लाभ होता है। साधारण बोलचाल की भाषा पर कई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से वाक्य अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है, भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है और साथ ही भाषा में प्रवाह आ जाता है। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 11 का उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न हमारा भाषा अध्ययन से है। चलिए प्रश्न देखें। तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटकर और उससे नए वाक्य बनाइए। हमें क्या छांटना है बच्चों? निपात। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि निपात क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं निपात। जैसे तक, मत, क्या, तो, भी, नहीं, काश, जी, न, ये सभी क्या है? निपात शब्द हैं। तो चलिए उदाहरण देकर के आपको समझाया जाए। तुमने तो हद कर दी। क्या कर दी? हद कर दी। यहाँ पर जो बातें कही जा रही हैं उस पर अतिरिक्त भार दिया जा रहा है, यानी कि दबाव दिया जा रहा है। तुमने तो हद ही कर दी। तो यहाँ तो शब्द जो है वह क्या है? निपात है। तो पहला देखिए, पहले में हमें निपात छांटना है। तो यहाँ है नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ दो निपात शब्द हैं। पहला तो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी।
तो यहाँ तो से हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ हम इस तरीके से वाक्य बना सकते हैं, माँ ने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया। उसके बाद भी हमारा निपात है, उसके साथ यह भी चलेगा। या आप यहाँ अपने मन से बना सकते हैं, जैसे कल मैं भी आपके साथ चलूँगा, या तुमने तो हद ही कर दी, या नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था। दूसरा है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अक्सर देने का निर्णय किया गया होगा। तो यहाँ पर निपात कौन सा है? तो ही जो है वह क्या है? निपात शब्द है। तो यहाँ देखिए, ही से आपको वाक्य बनाना है, उन्हें भी आज ही आना है। निपात तो आप लोग अच्छे से समझ गए हैं कि निपात शब्द क्या होता है। तीसरा है, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी चश्मा तो नेताजी के चेहरे पे लगा था, लेकिन वह किसका नहीं था? संगमरमर का नहीं था, वह रियल का चश्मा था। तो यहाँ पे तो हो गया निपात। मेरे पास गहने थे तो सही, लेकिन मैंने पहने नहीं। चौथा है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे भी क्या है? भी हो गया आपका निपात शब्द। तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो। पांचवा है, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तो कब तक? 2 साल तक। तक जो है वह क्या है? निपात शब्द है। तक से हमें वाक्य बनाना है, उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। ये हो गया प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वाच्य क्या होता है। जब हम वाच्य जानेंगे तभी हम जानेंगे कि कर्मवाच्य क्या होता है। तो देखिए बच्चों, वाच्य क्रिया के उस परिवर्तित रूप को कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। और वाच्य के 3 भेद हैं। पहला है आपका कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे रमेश केला खाता है, तो यहाँ कर्ता कौन हो गया? रमेश। काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है। तो यहाँ प्रधानता किसकी है? रमेश की है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। दूसरा हमारा है कर्मवाच्य, यानी क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है, यानी कर्म की प्रधानता का बोध हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कर्मवाच्य। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं यहाँ कहूँ कि उसने पुस्तक पढ़ी, तो उसने क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। किसकी प्रधानता का बोध हो रहा है? तो क्रिया की। जो कर्म हमारे द्वारा किया जा रहा है, जो क्रिया हमारे द्वारा किया जा रहा है, पढ़ने की क्रिया की जा रही है, तो यहाँ पे कर्मवाच्य होगा। तीसरा है भाववाच्य, यानी जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, उसे कहते हैं भाववाच्य। अब देखिए, मुझसे उठा नहीं जाता, तो यहाँ किसकी प्रधानता हो रही है? भाव की। भाव क्या है यहाँ पे? भाव समझ रहे हैं आप? उससे उठा नहीं जाता है, वह उठ नहीं पा रहा है, धूप में चला नहीं जा रहा है। तो ये सभी किसको बता रहे हैं? भाव को बता रहे हैं कि वह क्या भाव प्रकट कर रहा है कि धूप इतनी तेज है कि वह चल नहीं पा रहा है, वह इतना कमज़ोर है कि उससे उठा नहीं जा रहा है। तो ये सभी हो गया भाववाच्य। अब हमें इन वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए, पहला वाक्य है, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। तो इसे हमें क्या करना है? कर्मवाच्य में बदलना है। तो देखिए, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। दूसरा है, पान वाला नया पान खा रहा था। तो यहाँ क्या होगा? पान वाले के द्वारा नया पान खाया जा रहा था। इंग्लिश में इसे वॉइस कहते हैं। तीसरा देखिए, पान वाले ने साफ बता दिया, तो पान वाले के द्वारा साफ बता दिया गया था। चौथा है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे।
तो यहाँ क्या होगा, ड्राइवर के द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। 5वां है नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर, नेताजी द्वारा देश के लिए सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया। तो हालदार साहब के द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। प्रश्न संख्या 14वां देखिए, इसमें क्या करना है, हमें लिखे गए वाक्यों को भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य के बारे में अभी आपको बताया मैंने, जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो उसे कहते हैं भाववाच्य। अब यहाँ देखिए उदाहरण देकर के बताया गया है, जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए। पहला है माँ बैठ नहीं सकती, तो यहाँ क्या होगा, माँ से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। माँ रो भी नहीं सकती, माँ से रोया नहीं जाता। तो ये सभी क्या हैं, भाववाच्य हैं। तो बच्चों आपको वाच्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, निपात भी समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।